कभी सोचा है कि हजारों सालों के इतने लंबे इतिहास को आखिर समझा कैसे जाए? देखिए, भारत की कहानी ना सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है। ये तो साम्राज्यों के बनने और बिखरने, बड़े बड़े विचारों के जन्म लेने और अलग अलग संस्कृतियों के एक साथ घुल मिल जाने की कहानी है। तो चलिए इस रोमांचक सफर को 3 हिस्सों में बांटकर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारा ये सफर शुरू होगा भारत की बिल्कुल जड़ों से, जहां हमारी पहली सभ्यताओं ने जन्म लिया था। फिर हम वहां से आगे बढ़ेंगे और मध्यकाल के उन आलीशान साम्राज्यों और संस्कृतियों के अद्भुत मेल को देखेंगे। और आखिर में हम आधुनिक भारत के संघर्ष, आजादी और फिर से उठ खड़े होने की कहानी को समझेंगे। और ये भी जानेंगे कि ये सारी बातें आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। देखिए, भारत का इतिहास इतना बड़ा और गहरा है कि इसे एक बार में समझना लगभग नामुमकिन सा लगता है। इसीलिए इसे समझने में आसानी हो, इसलिए इतिहासकारों ने इसे 3 बड़े हिस्सों या युगों में बांटा है। इससे हमें हर दौर की अपनी खास पहचान और उसकी घटनाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले दौर से, यानी प्राचीन भारत से। ये वो समय था जब भारत की असल पहचान बनी, जब उन महान विचारों और साम्राज्यों की नींव रखी गई जिन पर आज भी हम गर्व करते हैं। तो प्राचीन भारत की कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले सिंधु घाटी की एक बहुत ही एडवांस्ड शहरी सभ्यता से। इसके बाद आता है वैदिक काल, जहां से हमें वेदों का ज्ञान मिला। फिर आता है मौर्य साम्राज्य, जिसने पहली बार लगभग पूरे भारत को एक झंडे के नीचे किया। और उसके बाद आया गुप्त साम्राज्य, जिसने कला और विज्ञान को उस बुलंदी पर पहुंचाया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। जरा सोचिए, इसी दौर में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहर बसे, जिनकी प्लानिंग आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकती है। फिर वेदों की रचना हुई, जिनसे निकला ज्ञान आज भी हमारी संस्कृति का आधार है। इसी समय में महावीर और बुद्ध जैसे महान विचारकों ने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखी, जिसे सम्राट अशोक ने अपने धम्म के संदेश से हमेशा के लिए अमर कर दिया। अच्छा, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सच में एक सुनहरा दौर था। आप सोचिए, इसी समय आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ दुनिया को शून्य का कॉन्सेप्ट दे रहे थे। एक ऐसी खोज जिसने गणित और विज्ञान की पूरी दिशा ही बदल दी। और वही कालिदास जैसे कवि अपनी रचनाओं से साहित्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे। ये वाकई में ज्ञान का एक बहुत बड़ा विस्फोट था। प्राचीन भारत की सुनहरी नींव के बाद देश के इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। अब हम चल रहे हैं मध्यकाल में, एक ऐसा दौर जहां बाहर से नई ताकतें आईं, संस्कृतियां आपस में टकराईं भी, और फिर एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गईं कि एक नई मिली-जुली पहचान बनी। तो मध्यकाल की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर भारत में राजपूतों और दक्षिण में चोल जैसे ताकतवर राज्यों से। लेकिन धीरे धीरे सत्ता का केंद्र दिल्ली की तरफ बढ़ने लगता है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और फिर आते हैं मुगल, जो भारत के सबसे शानदार और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की नींव रखते हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, दिल्ली सल्तनत का मतलब किसी एक खानदान का राज नहीं था, बल्कि ये तो लगभग 300 सालों के अंदर एक के बाद एक आए 5 अलग अलग राजवंशों का दौर था। ये हमें दिखाता है कि उस समय की राजनीति में कितनी उथल-पुथल थी और सत्ता कैसे लगातार बदलती रहती थी। ये वो युग है जिसे हम एक तरफ तो मुगलों की शान और शौकत और ताजमहल जैसी इमारतों के लिए जानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसी दौर में कबीर, नानक और मीरा जैसे संतों ने भक्ति आंदोलन से समाज में प्रेम और बराबरी का संदेश फैलाया। और हाँ, इस युग में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने एक ऐसी ताकत बनकर मुगलों को चुनौती दी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और अब हम पहुंचते हैं इतिहास की तीसरे और सबसे करीबी दौर में, आधुनिक भारत। ये एक ऐसा दौर है जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। ये गुलामी की जंजीरों की कहानी है, आजादी के लिए एक लंबे संघर्ष की कहानी है और एक नए राष्ट्र के जन्म की कहानी है। यहाँ से इतिहास की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। यूरोप के व्यापारियों के आने से लेकर ब्रिटिश राज की स्थापना और फिर आज़ादी की लड़ाई, ये सब कुछ लगभग 200 सालों के अंदर ही हो गया। प्लासी की लड़ाई से लेकर 1947 की आज़ादी तक हर एक घटना एक बड़े बदलाव की वजह बनी, जिसने भारत की तकदीर लिख दी। ये सिर्फ एक तारीख या एक साल नहीं है, ये वो मोड़ है, वो प्रतीक है, जहां से गुलामी के खिलाफ भारत का संघर्ष एक नई शक्ल ले लेता है।
1857 का विद्रोह सिर्फ कुछ सैनिकों का गुस्सा नहीं था। ये पहली बार था जब पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक आजादी की एक चिंगारी भड़की और उसने एक बड़ी आग का रूप ले लिया। इसी ने आगे चलकर एक संगठित स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। इस चिंगारी को एक आंदोलन में बदलने का काम किया 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। फिर दशकों तक संघर्ष चला, कभी नरम दल के तरीकों से, कभी गरम दल के अंदाज में, और फिर आया गांधीवादी युग जिसने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन इस आजादी के साथ देश को बंटवारे का एक गहरा जख्म भी मिला। इसके बाद 1950 में भारत ने अपना संविधान लागू किया और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में एक नए भविष्य की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। तो हजारों सालों के इस लंबे सफर को देखने के बाद सवाल उठता है कि इसका आज क्या मतलब है। ये इतिहास सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, ये तो हमारी रगों में है, हमारे आज में जिंदा है। तो सवाल यही है कि इन 3 अलग अलग युगों की विरासत आज के भारत को कैसे बनाती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान, मध्यकाल की मिलीजुली संस्कृति और आधुनिक भारत का संघर्ष, ये सब मिलकर ही तो आज का भारत बनाते हैं। इस पे जरा सोचिएगा।